नमस्कार, आप देख रहे हैं द 3i। अभी हमारे साथ में बात करने वाले हैं ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के संस्थापक राजेश कुमार सुमन जी, जो कि दुनिया का पहला पाठशाला है जो ग्रीन पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ऐश और आराम की नौकरी को छोड़कर जो है बिहार चले आए और बिहार में आकर हजारों बेटियों का जो है जिंदगी संवारने का काम किए हैं। क्या कुछ है, आइए इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे सर। जी बहुत बहुत तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे जहाँ तक पता है पीएमओ से भी आपको बीएसएस क्लब को जो है ट्वीट करके सराहना दिया गया, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर अखबार सहित इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था मेरा आर्टिकल, तो पीएमओ से ट्वीट आया था और ट्वीट किया गया था कि ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के माध्यम से हम लोग जो 18 पौधा चार्ज करते हैं, बेटियों के नाम से पौधरोपण करते हैं या फिर बेटी को पढ़ाते हैं, तो ट्वीट आया था और उसके बाद ट्विटर के माध्यम से सराहना भी किया गया था पीएमओ के द्वारा। उसके बाद कई मीडिया चैनल भी आया था ये चीज़। आप कई सारे नौकरी को रिजाइन दे दिए, क्यों आखिर में? और देखिए, नौकरी छोड़ने का रीजन मैं बता रहा हूँ। आजकल का देखिए, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता कि हम सेटिंग करवा के नौकरी कर लें। अधिकांश बच्चे पढ़ना नहीं चाहता है। आप सेटिंग तो बहुत गलत चीज़ है। आप सेटिंग करवा के जाओगे तो वन टाइम जाओगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आज तक कहीं भी कोचिंग नहीं लिया हूँ। मैं सेल्फ स्टडी करके नौकरी लिया हूँ और एक नौकरी में मैं दर्जनों नौकरी लिया हूँ। सेल्फ स्टडी करके 25 पैसा कहीं भी इलीगल खर्च नहीं हुआ है। जैसे रेलवे में मैं नौकरी लिया था तो मेडिकल में बहुत सारे लोग कुछ पैसा दे रहे थे, लेकिन मैं कहीं भी 1 रुपया एडिशनल नहीं दिया था लेकर। इसीलिए मुझे नौकरी छोड़ने में मुझे थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो रहा था। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, फिर मैं दूसरा नौकरी ले सकता हूँ। इसीलिए मैं नौकरी छोड़ दिया। फिर तो मैं नौकरी छोड़ के बिहार आ गया। पता चला कि विदेश नौकरी आप बम्बई में कर रहे थे, जहाँ की माया की नगरी कहा जाता है, और वहाँ से फिर बिहार लौट गए। आखिर में क्या दर्द था आपके दिल में जो कि बिहार लौटना पड़ा? देखिए, विदेश मंत्रालय मुंबई में मैं जॉब कर रहा था और देखिए, हर लोग चाहता कि हम बेहतर से बेहतर जीवन जिएं। हमें भी लग रहा था कि रहेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे कर पाएंगे बाल बच्चे के लिए। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ चल रहा था कि देश के तमाम बच्चे, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे मेरे भाई बहन के समान हैं। तो बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं जो सामर्थ्य के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते, पटना या बड़े बड़े शहर नहीं जा पाते। उन बच्चों क्या होगा? आज देखिए, कोटा की बात करूं तो कोटा देखिए राजस्थान में है और वहाँ अधिकांश टीचर बिहार के हैं। बिहार टीचर वहाँ जाकर पढ़ाते हैं, लेकिन बिहार में आकर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय एक टाइम में था कि ह्वेनसांग जैसे विद्यार्थी पढ़ने यहाँ चाइना से पढ़ने आते थे, कि दुनिया में सबसे टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की हम बात करते हैं, तो हम उसी बिहार के वासी हैं जहाँ से दुनिया का सेकेंड और बिहार का पहला यूनिवर्सिटी, भारत का पहला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। हम उसी बिहार के वासी हैं जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुआ था, भगवान महावीर पैदा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ था, सम्राट अशोक पैदा हुआ था। हम उसी महान धरती के देन हैं। तो क्यों न हम अपने बिहार के गरीब बच्चों के लिए, वंचित बच्चों के लिए हम कुछ काम करें, अपने भाइयों को ऊपर उठाएं। तो फिर मैं बिहार आ गया, बैक हो गया। और जो बिहार के वंचित वर्ग की बेटियाँ हैं, तो उनमें बेटियों के लिए ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब सेटअप किया। और संभवतः दुनिया का पहला ग्रीन पाठशाला होगा हम जहां पर बेटियों को पढ़ाते हैं। स्पेशल बेटियों को डेडिकेटेड है, जो बेटियां घर से निकल नहीं पाती है, जो पर्दा तक सीमित रहती है, जो कामकाजी महिलाएं शादी के बाद वो घूंघट तक, जो घर तक सीमित रहती है, पढ़ाई लिखाई ब्रेक हो जाता है। मैं उन कामकाजी महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं को, लड़कियों को आप शिक्षा देते हैं? इनिशियल में बच्चे भी, लड़के भी पढ़ते थे, लेकिन अब मैं बेटियों पर फोकस कर दिया हूँ। क्योंकि फीस कितना है सर आप? देखिए, हम बेटियों को पढ़ाते हैं तो मैं हर बेटियों से 18 पौधरोपण करवाता हूँ। अच्छा। अब कहेंगे 18 ही क्यों? ये मेरा एक आईपीसीसी का रिपोर्ट है, जो एक मनुष्य हॉल लाइफ में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है, उतना हम लोग हॉल लाइफ में इनहेल करते हैं। इसीलिए मैं शुरू में मैं पौधा भी रोपण नहीं करवा रहा था बेटियों से, तो मैं शिक्षादान कर रहा था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं बेटियों को शिक्षादान कर रहा हूँ तो क्यों ना हम बेटियों से कुछ करवाऊँ। तो मैं बेटियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 18 पौधरोपण करो, चूँकि आप पूरे लाइफ में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है, उतना आप इनहेल करते हो। तो 18
पौधरोपण करती है। और ये पौधा कहीं खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। जो सामर्थ्यवान कुछ बच्चियां हैं, जैसे नौकरी होने के बाद 18 पौधा देती हैं, नौकरी में जाने के बाद कुछ ज़्यादा भी देती हैं, 50 पौधा भी देती हैं। कहती कि सर हमको नौकरी दिलवा दिए तो हम 100 पौधा 200 पौधा देने के लिए लोग तैयार हैं नौकरी के बाद। आज जो बहुत गरीब परिवार की बेटियां हैं, जो अभी से हम लोग पौधा नर्सरी से खरीदते हैं, जैसे आम का पौधा हो गया, अमरूद पौधा, लीची हो गया, जो बच्ची बहुत है कि वो पौधा नहीं खरीद सकती नर्सरी से, तो वो क्या करती है, पीपल का पौधा खुद से तैयार करती है। जैसे घर के मुंडेल पर या कहीं कहीं उगाता है दीवार, तो तैयार करती है और तैयार करने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता है, और तैयार करके हमें भेंट करती है और हम लोग जाकर चौक चौराहे पर रोपण करते हैं। जो बेटियां पौधा आम का पौधा भेंट करती है, हम लोग जाकर बेटी के सम्मान रोपण कर देते हैं। बीएसएस क्लब का स्थापना कब हुआ और कब से लगातार ये चल रहा है सर? देखिए 2008 में इसका स्थापना किया गया और 2008 में 4 बच्चों से स्थापना हुआ था ये। तो अभी कितने बच्चों हैं? अभी तो 200 बेटियां पढ़ती हैं वहाँ पर। और समाज के जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ फैमिली की बच्चियां हैं, जो गांव की बिल्कुल सुदूरवर्ती रिमोट एरिया की बच्चियां हैं, वो सब बच्चियां पढ़ रही, जो बेटियां कभी नौकरी के बारे में सोची भी नहीं होगी, वो सब बच्चियां भी गवर्नमेंट जॉब में है। और उसके देखने से क्या होता है कि और जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं, वो सब भी बेटियां आती है पढ़ने के लिए, कामकाजी महिलाएं आती है पढ़ने के लिए। ऐसे कि मैडम जब जॉब में आ गई, तो मेरी मैडम, हम लोग शादी का 1 दशक हो जाता है, तो उसके बाद 2 बच्चे भी होते हैं, तो मैडम जब पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती हैं, तो अन्य कामकाजी महिलाएं भी प्रेरित होती है कि मैडम जब कर सकती है, 2 बच्चे का पालन पोषण करते हुए शादी के 1 दशक बाद भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास इतना पैरवी आता है वहाँ पर, मैं एडमिशन नहीं ले पाता, मेरे पास जगह नहीं होता है वहाँ पर। अब बड़ी एडमिशन के लिए पैरवी आता है। बिल्कुल एडमिशन के लिए पैरवी आता है कि सर अब हमारे बच्चों के एडमिशन कर लो, हमारे बच्चों के एडमिशन कर लो। हम कहते देखिए हम किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे, जो सबसे नीडी होगा हम उसी बच्चों के एडमिशन लेंगे। जो सामर्थ्यवान हैं, आप अपने बेटी को पटना में पढ़ाने में सक्षम हैं या दिल्ली भेजने में सक्षम है, तो आप वहाँ भेज दो। फिर भी वो लोग कहते हैं सर हम आप ही से पढ़ाएंगे, आप जो जितना फीस ले लो हमसे, 200 पौधा 500 पौधा ले लो। लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ लेते हैं कि देखिए पहले हमारे पास प्योरिटी है। ऐसा आपके पास क्या है जो कि लोग पैरवी करवा करवा के एडमिशन लेना चाहता है? देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है, बस हमारे पास जो तजुर्बा है, जितना मैं मेहनत सेल्फ स्टडी करके जो मैं नौकरी लिया हूँ, अचीव किया हूँ, तो वही तजुर्बा है। और मैं बच्चों में एक खास तरह का संस्कार डेवलप करना चाहता हूँ, एक बच्चों में विशेष तरह का अनुशासन देता हूँ, डिसिप्लिन देता हूँ। मैं बच्चों से कहता हूँ देखिए अगर आप में डिसिप्लिन संस्कार आ गया ना, तो पढ़ने के प्रति एक आग पैदा हो जाएगा। एक ललक, मैं हर बेटी को ललक में पैदा करता हूँ, हर बेटी को कहता हूँ देखिए आप नहीं पढ़ोगे अभी, तो कल दिन शादी होगा, आपके मन मुताबिक आपका हस्बैंड नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो आप अपने माता पिता पेरेंट्स को जैसा कहेंगे वैसा हस्बैंड खोज देंगे। वो भी सामर्थ्यवान होगा, नौकरी पे पैसा वाला होगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा, आपके पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होगा। इसलिए आप पढ़ के कुछ सशक्त बनो, यानी कि वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनो। अगर कल दिन आप वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन जाते तो आपकी वैल्यू कद्र होगा, हर जगह आपके सास ससुर हस्बैंड भी रिगार्ड करेंगे। अगर नहीं पढ़ लिख कर नौकरी करते हो तो कल दिन समझ लो कि आपके अकॉर्डिंग हस्बैंड नहीं मिलेगा और आप सब दिन अपने हस्बैंड को नौकर बन कर रहोगे। अभी आप अपने पापा की परी हो, आप पापा माँ पिता के राजकुमारी हो, और रातों रात आप कल दिन नौकरानी बन के रह जाओगे। तो हमारे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके हस्बैंड नौकरी करते हैं, सास ससुर नौकरी करते हैं, तो नौकरानी बना कर रखते हैं, कपड़ा साफ करो, हमेशा खाना बनाओ, गेस्ट आ गए उसके लिए नाश्ता तैयार करो। तो सोशल इक्वलिटी के लिए मैं देखिए हमारी बेटियां पढ़ेगी, हमारी बेटियां नौकरी में जाएगी, तो हमें महिला एम्पावर होगी, सशक्त होगी, और इससे सोशल इक्वलिटी भी आएगा। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि 2008 से जब बीएसएस क्लब चल रहा है, तो आज तक 2008 से लेकर 2024 तक कितने नौकरियां आप दिलवा चुके हैं सर? देखिए हजारों की संख्या में बच्चे नौकरी, अनगिनत बच्चे नौकरी में चले गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप कहेंगे कि मैं नौकरी नहीं किसी को नहीं दिलवा रहा हूँ, मेरे पास उतना तजुर्बा नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं खुद मेहनत करते हैं, खुद लेबर करते हैं, हम एक मोटिवेट करते हैं उन्हें, हम एक रास्ता दिखाते हैं, ट्रैक दिखाते हैं, गाइडलाइन। बिल्कुल वो बच्चे देखिए जो अभी उनका जो बॉल लाइन और लेंथ पर नहीं आता, तो मैं सिर्फ वही कहता हूँ अब बॉल को लाइन और लेंथ पर लाइए, तो मैं सिर्फ सही रास्ता दिखाता हूँ। और जो बच्चे हमारे पास मेहनत करते हैं, और देखा गया है मैं जो बच्चों को कह देता हूँ, जितना जो अनुशासन डिसिप्लिन होता है मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ते हैं, जो यानी यहाँ तक कि A+B होल स्क्वायर नहीं जान रहा था जो बच्चे, और सिर्फ मेहनत की बदौलत। लेकिन देखिए समय लगता है, 4 साल 5 साल समय जो बच्चा देता है,
आजकल के बच्चे क्या होते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब सोचते हैं कि यूट्यूब देखकर हम नौकरी प्राप्त कर लें। ये सब संभव नहीं है। यूट्यूब का सिर्फ 5% रोल है। आजकल यूट्यूब ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना, लोग सब बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर हैं और बायोस्कोप दिखाते हैं कि आप आओ 6 महीना में नौकरी प्राप्त कर लोगे, 6 महीना में दरोगा बन जाओ, 6 महीना में BPSC कर लो। ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ बहुत सारे टीचर हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट करवाता है, तो लोग इंटरटेनमेंट करने जो जाते, नए बच्चे होते हैं वो इंटरटेनमेंट करने जाते हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप हाथ जोड़ के मैं अनुरोध करता हूँ तमाम बच्चों से, तमाम गार्जियन से भी मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेसिक बुक पढ़ाइए, बेसिक संस्कार दीजिए। आप बच्चों को पैसा दे देते हैं, कोचिंग भेज देते हैं, आप बच्चों को पैसा देने के साथ साथ आप देखिए बच्चा क्या कर रहा है, किस कोचिंग में जाता है, टीचर से मिलिए, बच्चों का प्रोग्रेस क्या है। आप NCERT बुक को पढ़वाइए, 6ठा से 12वीं तक NCERT बुक आप पढ़वा देते हैं और बेसिक बुक पढ़ाने पर बल दीजिए। अगर बेसिक बुक हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जैसे कि हर सेगमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जैसे मैथ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, GS स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और हर सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो नौकरी तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नौकरी पैर के मैल के समान है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो बेसिक नॉलेज गेन नहीं करना चाहते हैं। वो सीधा कहते हैं कि सर, हमारे पास फ़ोन कॉल आता है कि सर आप मटेरियल दे दो लेकर, हमारे दरोगा का नोट्स दे दो लेकर। हम किसी कहते हैं, हम देखो नोट्स नहीं तैयार करते हैं, हम कहते हैं बेसिक रूप से पढ़ाते हैं, हम हर सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करवाते हैं बच्चों को, और हर सेगमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चूँकि मैं खुद में देखा हूँ, मेरा मैट्रिक 3rd डिवीज़न है, इंटरमीडिएट 3rd डिवीज़न है, स्नातक 2nd डिवीज़न है, और मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न है। तो जब मैं 2nd 3rd डिवीज़न वाले होकर मैं जब खुद मेहनत करके नौकरी ले सकता हूँ, तो आप लोग 1st क्लास वाले हो, 80% वाले हो, आप लोग हमसे बेहतर, आप लोग माहौल मिला बेहतर, आप हमसे बेहतर हो, आप ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, आप मेहनत करो, नौकरी तो होगा ही। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल है, अगर क्या ये BSS क्लब सिर्फ आप अपने ज़िला के लिए है, या अगर कोई दूसरे ज़िला का भी अगर गरीब बहन जाना चाहेगा, अगर पढ़ना चाहेगा तो? बिहार देश की कोई भी बेटियां आ सकती है, कि शर्त तो वही है कि जो आसपास 3-4 जिला की बच्चियां, जैसे कि वो समस्तीपुर जहाँ पे है हमारा रोसड़ा में BSS क्लब है, ग्रीन पाठशाला, वो समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा, 4 जिला का जंक्शन एक तरह से, तो 4 जिला की बेटियां पढ़ने आती, घर से आ जाती है। लेकिन अदर जिला की बेटियां आएगी या अदर स्टेट की बेटियां आती है तो उनका भी स्वागत है, लेकिन रहने का इंतज़ाम खुद से करना होगा। हम लोग का उतना सामर्थ्य नहीं है, हम लोग भी एक मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, रहने के लिए हम लोग व्यवस्था नहीं कर रखे हैं। आप सुन रहे थे अभी राजेश कुमार सुमन BSS क्लब के संस्थापक हैं, जो कि अपने दर्जनों नौकरियां को छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, और लगातार 2008 से जो है काम कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में नौकरी दिलाने का काम किए हैं। अब इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा, और BSS क्लब के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा, आप अपना प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।